नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि इकोनॉमिक्स के मैंने चैप्टर 1 में अर्थव्यवस्था के विकास में मैंने बहुत सारे बात आपको बताया था, बहुत सारे कंटेंट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। उसी में से एक था पंचवर्षीय योजना, जो अंतिम क्लास में हम देखे थे। तो उसी चैप्टर को आज हम बढ़ाएंगे और अपनी तैयारी को थोड़ा बेहतर करेंगे। उसी चैप्टर में आगे पढ़ना है हमें, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में पढ़ना है। के बाद राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ना है। जब राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय के बाद प्रति व्यक्ति आय, कैपिटा इनकम के बारे में पढ़ना है। तो आज विभिन्न टॉपिक लेकर आया हूँ उसी को बढ़ाते हुए, ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। टॉप ये हो जाएगा लेक्चर नंबर 4 के माध्यम से आपको हम। तो चलिए, एक मोटिवेशन है कि समय और शिक्षा, कह रहा कि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। अगर फजूल का समय बर्बाद कीजिएगा तो समय आपको बर्बाद कर देगा। कह रहा है कि अगर आप, कहता है कि समय बहुत ही बड़ा मूल्यवान चीज होता है। समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, समय को खोना नहीं चाहिए, ताकि आपका भविष्य बर्बाद ना हो। समय का सही प्रयोग करना चाहिए ताकि आपका बेहतर भविष्य बन सके, आपका जीवन स्तर अच्छा हो सके। समय का इस्तेमाल सही जगह पे करना चाहिए। कहा कि समय और शिक्षा उपयोग ही, कहा कि समय और शिक्षा का सही उपयोग, मतलब आप समय का सही उपयोग और शिक्षा का सही उपयोग कर रहे हैं, समझ जाइए कि समय आपको एक बेहतर जो है ना, बेहतर व्यक्ति बना देगा, बेहतर मानव आपको बना देगा। तो लाइफ में समय और शिक्षा का बहुत ही बड़ा योगदान है सफल बनने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों। पिछले क्लास में हम पढ़े थे पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़े थे। पंचवर्षीय योजना के बारे में हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि 12 गो पंचवर्षीय योजना हम पढ़ लिए थे 2017 तक। 2017 तक 12 गो पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं। 2017 में मोदी सरकार ने पंचवर्षीय योजना को खत्म कर देता है और उसके जगह पे एक नई योजना आता है, जैसे नीति आयोग लेकर आता है 2015 में। ये सब मोदी सरकार का देन है। तो आज हम पढ़ेंगे कि पंचवर्षीय योजना जो काम करती थी, उसको सहायता करने के लिए, उसको देख रेख करने के लिए, उसको निगरानी करने के लिए एक आयोग बनाया जाता है, एक परिषद बनाया जाता है, जिसका नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद। मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद का मतलब होता है राष्ट्र के विकास के लिए जो काम कर रहे हैं, राष्ट्र के विकास के जो संसाधन का उपयोग करना है, राष्ट्र के विकास के लिए हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, उसके लिए राष्ट्र के विकास के लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, सबको दूर करने के लिए, समाधान करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया है। उस आयोग का नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल नाम। अब कह रहा है कि एक ऐसा संगठन है, क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है जो सरकार के अंदर में रहकर काम करती है, जो भारत सरकार पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने और स्वीकृति देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब पंचवर्षीय योजना को सफल करने के लिए, पंचवर्षीय योजना को क्रियान्वयन करने के लिए, पंचवर्षीय योजना पर निगरानी रखने के लिए, पंचवर्षीय योजना में क्या क्या कमी है, क्या क्या जोड़ना है, और किन किन सेक्टरों में क्या क्या कितना, किन सेक्टरों में कितना डेवलप करना है, किन सेक्टर पे हमें जोर देना चाहिए, उन सभी बातों को, उन सभी चीजों को एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत देख रेख किया जाता था। इसका नाम है पंचवर्ष राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद की अगर बात किया जाए, राष्ट्रीय विकास परिषद की बात किया जाए, राष्ट्रीय विकास परिषद की अगर बात किया जाए, तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अगर बात करते हैं तो इसका गठन होता है 6 अगस्त 1952 में इसका गठन होता है। और इसका जो गठन होता है न्यू दिल्ली में होता है। कहाँ होता है? न्यू दिल्ली में। अब समझिए,
मतलब राष्ट्रीय विकास का गठन किया गया, कब किया गया पूछ देता है तो कहिएगा 6 अगस्त 1952 में इसका गठन होता है। अब भाई इसका कार्य क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या क्या काम करती है। तो पहला काम करेगा कि पंचवर्षीय योजना को काल को बढ़ाएगा, पंचवर्षीय योजना को एक्टिव करके रखेगा, पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति करेगा। इसके बाद देखिए पंचवर्षीय योजना में के अंतर्गत जिन जिन संसाधन का इस्तेमाल करना है देश के विकास के लिए, उन सभी बातों को, उन सभी संसाधनों को पे सलाह और सुझाव देगा। कह रहा है कि यह जो योजना है इनका कार्य की अगर बात करते हैं कि योजनाओं का स्वीकृति एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देता है। मतलब क्या देता है, यह अंतिम स्वीकृति देता है। संसाधन आवंटन मतलब किन सेक्टर में कितना संसाधन का उपयोग हो रहा है और कितना होने वाला है और किस पे कितना खर्चा करना है, सबको पास कराता है कौन, पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय विकास परिषद करवाता है। योजना के लिए संसाधन के आवंटन का सुझाव देता है। मतलब मान लीजिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क बनाना है, सड़क में जितना माल लगेगा उस माल को जो है ना, उस माल को पास कराएगा और उस माल पे कितना खर्च लगेगा उस पे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उस मतलब जो ठिका रहेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है उसको पास कराएगा कौन, यह करेगा राष्ट्रीय विकास परिषद। समन्वय की बात करता है। समन्वय की अगर बात किया जाए, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग राज्य सरकार और योजना आयोग, मतलब राज्य सरकार और योजना जो आयोग होते हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष की बात किया जाए, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष अगर देखा जाए, परिषद का अध्यक्ष अगर देखा जाए तो इसका अध्यक्ष होता है राज्य के मुख्यमंत्री। कौन होता है, राज्य के सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। कौन होता है, चीफ मिनिस्टर इसका अध्यक्ष होता है। योजना आयोग, अब इसे नीति आयोग के बीच में स्थापित कर दिया गया। मतलब राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच में तालमेल को ठीक करना, ताकि जो है ना राज्य का भी विकास हो सके और जो है ना देश का भी विकास हो सके। तो यहाँ पे जो है ना पंचवर्षीय योजना को जो है ना सफल बनाने के लिए पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सामाजिक क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल क्षेत्रों में, अर्बन सेक्टरों में सभी को मुख्यमंत्री के देख रेख में जो है ना विकास किया जाता है। और इसका जो अध्यक्ष भी होता है कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री ही राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है लेकिन मैं बता रहा हूं कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष पूछेगा तो कहिएगा राज्य के चीफ मिनिस्टर, मतलब राज्य के हमारे मुख्यमंत्री जी होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। आगे अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अगर कार्य देखा जाए तो पहला क्या करेगा, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करेगा, मतलब अंतिम स्वीकृति यही देता है। एनडीसी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य की पंचवर्षीय योजना को 5 ईयर प्लान को अंतिम रूप से स्वीकृति करना है। दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना, मतलब राष्ट्र के विकास के लिए जो जो नीतियां बनानी है, जो जो कानून बनाना है, जो जो योजना बनाना है उस योजना को भी पास यही करवाता है। यह राष्ट्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण नीतियों में से निर्धारण करने में मदद करता है। संसाधन का आवंटन, मान लीजिए कि संसाधन का आवंटन करना है कि किन सेक्टर में उस पर कितना खर्चा करना है और कितना उस सेक्टर को विकास करने के लिए कितना संसाधन की जरूरत पड़ती है। तो संसाधन का आवंटन भी कौन करेगा भैया, तो राष्ट्रीय विकास परिषद ही करेगा, राष्ट्रीय विकास परिषद ही करेगा। एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग योजना के लिए संसाधन के आवंटन को सुझाव देता है ताकि राज्य के बीच उचित वितरण हो सके। मतलब जब केंद्र सरकार पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत खर्च कर रही है राज्य के लिए, तो राज्य सरकार जो खर्चा कर रही है, जो केंद्र सरकार जो खर्चा कर रही है, उसके बीच में तालमेल अच्छा होगा। और जब तालमेल अच्छा होगा तो राज्य और राष्ट्र दोनों अच्छे तरीका से क्या होगा, डेवलप होगा। आगे का समन्वय की अगर बात किया जाए, यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में समन्वय स्थापित करता है। अब यही बात बोले हैं कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में क्या अच्छा संपर्क बना रहेगा ताकि दोनों का विकास अच्छा से हो सके, ताकि योजना सुचारू रूप से लागू हो सके। अब मान लीजिए केंद्र सरकार कोई कानून लागू किया और राज्य सरकार उसको पालन नहीं करेगा तो कानून असफल हो जाएगा।
अब जैसे में एक कानून आया है इंडिया में, नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति की अगर बात किया जाए, नई शिक्षा नीति की अगर बात किया जाए, एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अगर बात किया जाए, तो बहुत ऐसा राज्य है जो, बहुत ऐसा राज्य है जहां नई शिक्षा नीति लागू नहीं है। और जहां नई शिक्षा नीति लागू नहीं है वहां हायर एजुकेशन में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे अगर देखा जाए उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति लागू हो चुका है, तो वहां यूजीसी द्वारा जो है ना, वहां बेहतर हायर एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। एमपी में देखा जाए तो वहां नई शिक्षा नीति लागू हो चुका है। बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार में भी अभी लागू करने का सुझाव दिया है सरकार कि लागू लागू किया जाएगा। जब अगर बिहार में फुल बहुमत से अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो 100 में 100% कहते हैं कि यहाँ नई शिक्षा नीति लग जाएगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति पूरा लगभग जो है ना बच्चा का जो प्राथमिक स्तर का जो शिक्षा होता है ना वो बेहतर तरीका से बदल ही देता है नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति कहता है कि 3 वर्ष के बच्चा जो है उसको भी आपको विद्यालय में भेजना है, पढ़ाना है, एक्टिविटी तरीका से, एक्टिव जो है ना, एक्टिव नॉलेज की तरह से पढ़ाना है उसको। आगे करा मूल्यांकन, मतलब डाटा निकालना। कह रहा है कि समय समय पर योजना का मूल्यांकन करना, कि समय समय पे योजना में काम हो रहा है अच्छे तरीका से कि नहीं हो रहा है, उसका भी आंकड़ा निकाल के सरकार को देना है। सुधार के लिए सुझाव देता है। तो एनडीसी भारत के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या आप एनडीसी के किसी विशेष कार्य के बारे में अधिक जानते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो एनडीसी कह रहा है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसलिंग कर रहा है। एक के शब्द में हम कह सकते हैं कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच में, मतलब राज्य और पंचवर्षीय योजना के बीच में तालमेल को अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए एक योजना आयोग के अंतर्गत राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया है, जो देश और राज्य के विकास के लिए बेहतर सुझाव देगी। आगे अगर देखा जा रहा है तो आगे है नेशनल इनकम, मतलब राष्ट्रीय आय क्या है। तो राष्ट्रीय आय के बारे में हमें समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछ ही लेता है कि राष्ट्रीय आय क्या है। नेशनल इनकम की अगर बात किया जाए, नेशनल इनकम की अगर बात किया जाए तो नेशनल इनकम के बारे में एग्जाम में 3 नंबर में पूछ लेता है, 2 नंबर में भी पूछ लेता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है। कह रहा है कि देश के जितने भी अर्थव्यवस्था है एक साल की अवधि में, अब समझिए राष्ट्रीय आय क्या कर रहा है। मतलब मान लीजिए एक देश है, इस देश में एक साल में विभिन्न प्रकार के संसाधन का उपयोग हुआ, और संसाधन के उपयोग करने के जिन सारी वस्तुओं एवं सेवाओं का उपयोग किए हैं, उन सभी वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को, अब कह रहा है, कभी कह रहा कि मौद्रिक मूल्य के योग के, मान लीजिए मौद्रिक जो मूल्य है, मान लीजिए, अब समझिए यहाँ पे, मान लीजिए आप अपना जीवन बेहतर करने के लिए शिक्षा पे 50,000 खर्चा किए। कितना खर्चा किए? 50,000। और उसी प्रकार अपना स्वास्थ्य पे भी मान लीजिए 30,000 खर्चा किए। अब दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, और जोड़ के जो हमारा वैल्यू निकलेगा वही राष्ट्रीय आय कहलाएगा। अब कह रहा है कि एक देश की अर्थव्यवस्था एक वर्ष में, मतलब एक साल में जितने भी वस्तु का आपने उत्पादन किया है, उन सभी वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के, मतलब उस वस्तु का जो वैल्यू है, जो सेवा है, जो वस्तु है, सबके मौद्रिक मूल्य के योग को जोड़कर एक बहुत बड़ा मूल्य बनाया जाता है। उसी मूल्य को हम कहेंगे राष्ट्रीय आय, कहेंगे नेशनल इनकम कहते हैं। उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य, अभी क्या कहे, मूल्य की बात है, मतलब मौद्रिक मूल्य की बात हो रहा है। यहाँ पे मौद्रिक मूल्य की बात हो रहा है। मौद्रिक मूल्य को मापता है और एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेत है जो देश की आर्थिक प्रगति और विकास को दर्शाता है। मतलब एक साल में किसी देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक साल में जितने भी सारी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय कहेंगे। क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय कहेंगे, नेशनल इनकम कहते हैं। तो बहुत ही आसान है, मतलब एक साल में जितने भी किसी देश में वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग किए, उस वस्तु के वैल्यू और वैल्यू को सबके जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय कहलाएगा। बहुत ही सिंपल है। राष्ट्रीय आय के मापने के लिए कुछ प्रमुख सूत्र हैं।
राष्ट्रीय आय को मापने के लिए पहला अगर देखा जाए तो पहला है सकल घरेलू उत्पादन, जीडीपी जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। सकल घरेलू उत्पादन की बात किया जाए, यह देश की सीमा के भीतर, मतलब जिस देश में उस देश के सीमा के भीतर की बात कर रहा है, उत्पादित सभी वस्तुओं में सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं। मतलब सकल घरेलू, अपने घर के अंदर जितने भी वस्तु के उत्पादन के सभी वस्तुओं के मूल्य को ही क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं। और इस सकल घरेलू उत्पादन के माध्यम से हम देश के राष्ट्रीय आय का क्या पता लगा सकते हैं कि हमारे देश का राष्ट्रीय आय कितना है। आगे अगर देखा जाए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अगर देखा जाए तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसको कहते हैं? यह देश के नागरिक द्वारा, मतलब आप किसी देश के हैं, उस देश के नागरिक द्वारा सभी वस्तुओं और सेवाओं को कुल मूल्य, चाहे वह देश के हो या बाहर हो, मतलब सकल घरेलू का रहा कि मतलब आपके घर के अंदर, मतलब अपने देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं को मूल्य को सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं। और सकल घरेलू उत्पादन से ही हम राष्ट्रीय आय माप सकते हैं कि हमारे देश का राष्ट्रीय आय कितना है। मान लीजिए एक देश है, ई भारत है, भारत में मान लीजिए ई एक्स है, ई वाई है और ई जेड है। इस सब का जो है ना, मान लीजिए इनकम इसका 30,000 है, इसका 40,000, इसका 70,000 है, और जोड़ के सब के जोड़ेंगे तो 1 लाख कितना हो जाएगा? 1 लाख, मान लीजिए 70 1,40,000 हो जाएगा। ये हो गया 1,40,000 के बाद कितने व्यक्ति है? 3 व्यक्ति, 3 से भाग देंगे, इससे हमारा क्या निकल जाएगा? राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। तो दूसरा कह रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कह रहा है कि जिस आप अपने देश में जो कमा रहे हैं और हम अपने देश के बाद जो बाहर में रह रहा है, जो विदेश में रह रहा है, वहां से भी जो इनकम कमा के हम अपने देश में ला रहे हैं, उस सभी को जोड़कर समझ जाइए सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकाला जाता है। और इससे भी हमारे देश के राष्ट्रीय आय को माप सकते हैं, राष्ट्रीय आय का आंकलन कर सकते हैं। दूसरा है, तीसरा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट की अगर बात किया जाए, नेट नेशनल प्रोडक्ट कहता है यह जीएनपी में, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास को घटाकर निकाला जाता है। मूल्यह्रास को क्या कर निकाला जाता है? अब यहाँ पे इसका सूत्र भी दिया हुआ है। अब इसका सूत्र कह रहा है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर जीएनपी, मतलब सकल घरेलू उत्पादन में से जो हम खर्च कर चुके हैं, जय हिंद, जो घटा हो चुका है उसको घटा के जो वैल्यू निकलेगा वही क्या कहलाएगा भैया? शुद्ध राष्ट्रीय आय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शुद्ध राष्ट्रीय आय कहलाएगा। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय आय क्या है। अब कह रहा है कि राष्ट्रीय आय क्या है, यह कह रहा है यह एनएनपी, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट में से अप्रत्यक्ष कर, मतलब इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ना अप्रत्यक्ष रूप से आपने जो खर्च किया है, जो खर्च करके जो घटाकर सब्सिडी को जोड़कर जो प्राप्त होता है उसे हम राष्ट्रीय आय समझ जाइए। आगे अगर देखा जाए नेशनल इनकम, नेशनल इनकम बराबर होता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी को जोड़ देंगे, कितना हमें छूट मिला है वो जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकलेगा? राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। समझ जाइए आय। आगे अगर देखा जाए मेरे प्यारे साथियों, आगे है प्रति व्यक्ति आय, मतलब पर कैपिटा इनकम की अगर बात किया जाए, प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय का मापने के लिए सबसे बेहतर सूचकांक है ही। मतलब राष्ट्रीय आय को मापने के लिए सबसे बेहतर तरीका कौन है भैया? सबसे बेहतर तरीका कौन है भैया? तो प्रति व्यक्ति आय है। कौन है? प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्ति आय है। इसका मतलब होता है एक देश या क्षेत्र में प्रति व्यक्ति औसत आय निकालने के लिए देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करेंगे। मतलब पर कैपिटा कहता है कि किसी देश का जनसंख्या कितना है,
किसी देश का जनसंख्या कितना है, दूसरा कहेगा उस देश के राष्ट्रीय आय कितना है, और इसी दोनों पर जो है ना हमारा पर कैपिटा आय निकाला जाता है। मतलब पर कैपिटा आय कह रहा है, प्रति व्यक्ति आय कह रहा है कि जिस किसी भी देश के जनसंख्या और उस देश के राष्ट्रीय आय से जो भाग देंगे और भाग देने पर जो हमारा भागफल प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, पर कैपिटा आय कहेंगे। पर कैपिटा आय बराबर होता है किसी देश का राष्ट्रीय आय, किसी देश का राष्ट्रीय आय अब बट्टे क्या होगा भैया, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या होगा। मतलब मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, इंडिया का राष्ट्रीय आय मान लीजिए 4 ट्रिलियन है, 4 ट्रिलियन है, और इंडिया की जनसंख्या अगर देखा जाए तो 1,40,00,000 है। कितना है, 1,40,00,000, सॉरी 1 अरब, 1,40,00,000 है। और 4 ट्रिलियन में 1,40,00,000, 1,40,00,000 से जब भाग देंगे, समझ आइए, भाग देंगे 1,40,00,000 से हम जब भाग देंगे, भाग देने के बाद जो हमारा भागफल प्राप्त होगा उसी को हम क्या कहेंगे भैया, प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। मतलब प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बट्टे देश की कुल जनसंख्या। क्वेश्चन पूछेगा प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है तो कथी कहिएगा, राष्ट्रीय आय बट्टे देश की कुल जनसंख्या। प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है, आय बराबर होता है कथी कहिएगा, राष्ट्रीय, मतलब राष्ट्रीय आय बट्टे देश की कुल जनसंख्या। कुल राष्ट्रीय आय मतलब देश के जो हमारा इनकम है, जो देश के जो अर्थव्यवस्था का कुल वैल्यू है, उसको कुल जनसंख्या से भाग देंगे, वही हमारा निकल जाएगा राष्ट्रीय आय। भारत की अगर बात किया जाए तो भारत के सबसे अधिक कौन सा राज्य है जहां जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो केरला एक ऐसा राज्य है, केरल एक ऐसा राज्य है, केरल हुआ, पंजाब हुआ, गोवा हुआ, एक ऐसा राज्य जहां प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। गोवा के लोगों के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, केरला के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। जबकि बिहार की अगर बात किया जाए तो बिहार सब से पिछड़ा हुआ राज्य है। बिहार हुआ, उड़ीसा हुआ, एमपी हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, ये सब बीमारू राज्य में आता है, जिसके कारण इन सभी राज्यों का जो है ना, असम हुआ, तो इन सभी राज्यों का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है देश में। तो यहां समझ लीजिए प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बट्टे कुल राष्ट्रीय आय बट्टे देश की कुल जनसंख्या। बहुत ही आसान है, इसको कर लीजिएगा। आगे अगर देखा जाए तो आगे कह रहा है, सुनिए, आगे कह रहा है चलिए आगे अगर थोड़ा देख लेते हैं। अब ये क्या बोला है कि प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्वेश्चन पूछेगा तो कहिएगा कुल राष्ट्रीय आय बट्टे देश की कुल जनसंख्या। मतलब कुल राष्ट्रीय आय बट्टे देश की क्या होगा, देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या, देश की क्या होगा, कुल जनसंख्या होगा, ये होगा। एक महत्वपूर्ण बात इसमें अगर देखा जाए तो कारण यह एक महत्वपूर्ण संकेत है जो बताता है कि एक देश में लोगों का जीवन स्तर कैसा है। मतलब प्रति व्यक्ति आय से ही हम जीवन स्तर भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए मेरा प्रति व्यक्ति आय अधिक है तो मेरा रहने सहने, मेरा जीवन जीने की जो शैली है वो बेहतर होगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति महीना के 5 लाख कमा रहा है तो उसके जीवन जीने की जो शैली है वो काफी बेहतर होगा, काफी अच्छा होगा, काफी सेटुअल होगा। उसी प्रकार देखा जाए अगर प्रति व्यक्ति आय अधिक है तो इनका मतलब है कि लोगों की औसत आय अच्छी है और उनका जीवन स्तर बेहतर हो सकता है। मतलब वही अगर आप देख लीजिए जिसका प्रति व्यक्ति आय अधिक है, जो कोई बिजनेसमैन है, कोई बिजनेसमैन की अगर बात किया जाए, तो बिजनेसमैन का मान लीजिए वो बिजनेसमैन महीना के 5 लाख कमा रहा है, मान लीजिए 4 लाख महीना के कमा रहा है,
उसके जीवन जीने का जो शैली है ना काफी अच्छी होगी। रहने का, खाने का, उनका खाने खाने की जो शैली होगी, खाने खाने की जो टाइम टेबल है, खाने खाने की जो फ्रूट्स वाला जो फूड वगैरह सब है, उसका भी काफी अच्छा ही होगा। समझ आइए। जिसका प्रति व्यक्ति आय कम है, जिसका प्रति व्यक्ति आय कम है, जिसका प्रति व्यक्ति आय कम है, उसका बेहतर जीवन नहीं हो सकता है। मतलब वो गरीबी मतलब गरीबी रेखा के नीचे होगा, गरीबी रेखा के नीचे होगा। क्योंकि क्योंकि जिसका प्रति व्यक्ति आय बेहतर होगी, उसका जीवन जीने की शैली अच्छी होगी। मतलब मान लीजिए मान लीजिए राष्ट्रीय आय की बात किया जाए, राष्ट्रीय आय को अगर मापना है तो प्रति व्यक्ति आय सबसे अच्छा सूचकांक है, सबसे अच्छा संकेत है कि अगर प्रति व्यक्ति आय, मतलब मान लीजिए कोई देश है, इस देश में 5 व्यक्ति है, सबका मान लीजिए प्रति व्यक्ति आय मान लीजिए एक का है, एक का 2 लाख है, एक का 3 लाख है, एक का 4 लाख है, एक का 5 लाख, एक का 6 लाख है। इस देश के राष्ट्रीय आय आराम से निकल जाएगा, बहुत ही आसान है राष्ट्रीय आय निकालने के लिए। तो प्रति व्यक्ति आय सबसे अच्छा सूचकांक माना जाता है राष्ट्रीय आय का आंकलन करने के लिए। हाँ, एक बात और, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह देश विकसित देश होगा। क्या होगा? विकसित देश होगा। विकसित देश होगा। क्या होगा? विकसित देश होगा। मतलब कह रहा है कि विकसित देश की और देश की बात किया जाए, यहां देश को 2 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। एक पढ़ेंगे विकसित देश, एक पढ़ेंगे विकसित देश, एक पढ़ेंगे विकासशील देश। एक पढ़ेंगे विकासशील देश। अब समझेंगे कि विकसित देश क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, और विकासशील देश क्या होता है। अब देखिए, विकसित देश का मतलब होता है कि वैसा देश जिसका राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था अच्छा हो, बेहतर हो। मतलब राष्ट्रीय आय अच्छा हो, राष्ट्रीय आय अच्छा होगा, और जब राष्ट्रीय आय अच्छा होगा तो प्रति व्यक्ति आय अच्छा होगा, प्रति व्यक्ति आय अच्छा होगा। जब प्रति व्यक्ति आय होगा तो आर्थिक क्रिया कुशल होगा। आर्थिक क्रिया क्या होगा? कुशल होगा। जब आर्थिक क्रिया कुशल होगा तो पंचवर्षीय योजना क्या होगा? पंचवर्षीय योजना सफल होगा। ये सब इतना चीजों पे डिपेंड करता है, समझ जाइए, प्रति व्यक्ति आय मापने के लिए इतना चीज पे डिपेंड करता है। मतलब विकसित देश का मतलब होता है कि राष्ट्रीय आय, विकसित देश वो देश होता है जिसका राष्ट्रीय आय अधिक से अधिक होगा, प्रति व्यक्ति आय अधिक से अधिक होगा, आर्थिक जो क्रियाएं होती है वो कुशल रूप से करता हो। तीसरा, पंचवर्षीय योजना। चौथा अगर बात किया जाए, तो पांचवा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, काफी डेवलप हो। मतलब जो आपका आधारभूत संरचनाएं हैं वो बेहतर होगा। क्या होगा? आधारभूत संरचना की अगर बात किया जाए तो यह संरचना बेहतर होगा। जिसका बेहतर होगा वही क्या कहलाएगा? विकसित देश कहलाएगा। जैसे विकसित देश में आएगा अमेरिका। कौन आएगा? अमेरिका। क्या है? अमेरिका एक विकसित देश है क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय काफी बेहतर है, दुनिया में सबसे अधिक है, समझ जाइए। दूसरा अगर देखा जाए तो चाइना, चीन की बात किया जाए तो चीन देख लीजिएगा, फ्रांस देख लो, ऑस्ट्रेलिया देखो, ब्रिटेन देख लेते हैं, ब्रिटेन। तो इस एक ऐसे देश है जिनका राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था अच्छी है और प्रति व्यक्ति आय भी अच्छी है। पहला हो गया अमेरिका, चाइना, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। इस सब क्या है? एक विकसित देश है। क्या देश है? विकसित देश। विकासशील देश क्या होता है? तो विकासशील देश वे देश होता है जिसका राष्ट्रीय आय कम होता है। राष्ट्रीय आय क्या होगा? राष्ट्रीय आय कम होगा। राष्ट्रीय आय क्या होगा? कम होगा।
दूसरा देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय भी कम होगा, प्रति व्यक्ति आय भी कम होगा। तीसरा देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं हुआ हो, मतलब आधारभूत संरचना क्या हो, आधारभूत संरचना असफल हो, आधारभूत 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 संरचना की अगर बात किया जाए, आधारभूत संरचना जो है ना विकसित ना हो, विकसित ना हो, डेवलप ना हो। चौथा अगर देखा जाए जीवन स्तर बहुत ही गंदा हो, जीवन स्तर गंदा हो। इसके बाद अगर देखा जाए जीवन स्तर के बाद अगर देखा जाए तो जहां रोजगार और शिक्षा का व्यवस्था कम हो, रोजगार और शिक्षा का व्यवस्था कम हो, रोजगार एवं शिक्षा का व्यवस्था रोजगार एवं शिक्षा का व्यवस्था क्या हो, अच्छी नहीं हो, बेहतर नहीं हो। तो इस विकासशील देश इस सब पे डिपेंड करता है। पहला राष्ट्रीय आय कम होगा, क्या होगा, राष्ट्रीय आय क्या होगा भैया, अरे बउआ क्या होगा रे, राष्ट्रीय आय कम होगा, राष्ट्रीय आय क्या होगा, कम होगा, प्रति व्यक्ति आय कम होगा। इसके बाद आधारभूत संरचना विकसित नहीं होगा, मतलब जो आवश्यकता है जीवन जीने के लिए, जैसे रोड चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, वो लोग ये सब आपके पास नहीं है, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपके पास नहीं है, तो समझ जाइए आपका प्रति व्यक्ति आय खराब रहेगा। जब प्रति व्यक्ति आय खराब रहेगा तो आपका राष्ट्रीय आय बेहतर नहीं हो पाएगा। जीवन जीने की जो शैली है, जीवन जीने की जो शैली है वो उतना ठीक नहीं हो। इसके बाद अगर देखा जाए रोजगार एवं शिक्षा का व्यवस्था, रोजगार एवं शिक्षा का व्यवस्था में कमी हो, महंगाई काफी ज्यादा हो, तो ये सब क्या है, राष्ट्रीय आय, मतलब ये सब विकासशील देशों में आता है। भारत क्या है, एक विकासशील देश है, क्या है, भारत एक विकासशील देश है। क्वेश्चन पूछेगा भारत विकसित देश है कि विकासशील देश है, तो कहिएगा भारत एक विकासशील देश है। भारत के बाद देखा जाए तो ये ससुरी पाकिस्तान भी विकासशील है। इसका बांग्लादेश देखा जाए तो बांग्लादेश भी क्या है, एक विकासशील है। इसके बाद अगर देखा जाए अफगानिस्तान की अगर बात किया जाए, अफगानिस्तान की अगर बात किया जाए तो यो ससुरी का है, विकासशील है। इसके बाद बहुत सारा जो एशिया के लगभग अधिकांश देश, एशिया में लगभग 45 देश है, उसमें 80% ऐसे देश है जो विकासशील देशों में आता है, मतलब इनका आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है, प्रति व्यक्ति आय ठीक नहीं है, राष्ट्रीय आय ठीक नहीं है, जीवन जीने की शैली बेहतर नहीं है, समझ जाइए, रोजगार एवं शिक्षा का कोई व्यवस्था ना हो, स्वास्थ्य पर कोई देखरेख ना हो, ऐसे देशों को हम क्या कहेंगे, विकासशील देश कहेंगे। माय डियर स्टूडेंट, आगे अगर देखा जाए यहाँ पे तो यहाँ पे देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है कुल राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या, बहुत ही आसान है। आगे अगर देखा जाए, आगे का रहा मानव विकास सूचकांक, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर बात करते हैं, मानव विकास सूचकांक की अगर बात करते हैं, तो मानव विकास सूचकांक की अगर बात किया जाए तो यह भारत सरकार 2002 में लॉन्च करता है। कब करता है, 2002 में लॉन्च करता है माय डियर स्टूडेंट। इसका क्या काम है कि मानव कितना विकास कर रहा है, और मानव को विकास करने के लिए हमें किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, किन किन फैक्टर, किन किन चीजों पे जो है ना डिपेंड करता है कि मानव का एक जीवन जीने का बेहतर शैली। तो पहला कह रहा है कि विकास को एक ऐसा पैमाना है जो किसी देश के विकास को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह सिर्फ आर्थिक विकास पर ध्यान नहीं देता है, बल्कि यह भी देखता है कि लोग कितने स्वस्थ, कितने शिक्षित और उनका जीवन स्तर कैसा है। मतलब मानव विकास मतलब मानव का विकास। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए एक साइड टुनटुनमा है, और एक साइड कबूतरी देवी है, एक साइड कौन है, कबूतरी देवी है। अब यहाँ पे समझेंगे ये टुनटुनमा का, मान लीजिए टुनटुनमा का जो है ना राष्ट्रीय आय मान लीजिए इसका जो है ना आय प्रति व्यक्ति आय 2000 है,
इस कबूतरी का जो प्रति व्यक्ति आय 4,000, प्रति है 4,000। इस दोनों का जो औसत आय निकाला जाएगा, और औसत आय निकालने के बाद मान लीजिए 4×2=6, मतलब इसका औसत आय 3,000 हो। 3,000 में जो जीवन जीने की शैली जो अपने 3,000 में इसमें खर्चा बहुत सारा व्यय होगा, मतलब इस पे खाना में खर्चा होगा, रहने में खर्चा होगा, विभिन्न वस्तुओं पे खर्चा होगा। खर्चा निकालने के बाद तब भी आपका अगर जीवन स्तर अच्छा नहीं हो रहा है, और इसी सब को मापने के लिए क्या निकाला है, राष्ट्रीय विकास सूचकांक, मतलब मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला है। कब निकाला है? 2000, मतलब 2002 में आया है। कब आया है? 2002 में आया। मतलब इससे भी देश के राष्ट्रीय आय का भी आंकलन कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय का आंकलन कर सकते हैं। एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 मुख्य चीजों को मिलाकर बनाया जाता है। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 3 बातों पर निर्भर करता है। मानव विकास सूचकांक 3 चीजों पर निर्भर करता है। जिसका 3 चीज बेहतर होगा, समझ आई, वह मानव बेहतर होगा। समझ आई। पहला गया जीवन प्रत्याशा, मतलब लाइफ आपका जो है ना करा, जन्म के समय एक व्यक्ति कितने साल जीने की उम्मीद कर सकता है। मतलब आपका जो लाइफ पीरियड है कि मतलब आप कितने, आपका जो जीवन की जो एवरेज आयु है, मान लीजिए मेरा जीवन की जीने की आयु है 40 ईयर, तो कह रहा है देखिए जन्म के समय एक व्यक्ति कितने साल जीने की उम्मीद कर सकता है, जीने की उम्मीद कर सकता है। यह स्वस्थ सेवा और जीवन की गुणवत्ता को दर्शाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसका मतलब जो लाइफ जो पीरियड है उसका जीवन 40 ईयर है, किसी का 60 ईयर, तो जीवन किसका बेहतर होगा? 40 का। अब देखिए उसी प्रकार का कभी शिक्षा, एजुकेशन की अगर बात किया जाए, इसमें स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, मतलब स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, मतलब आपने स्कूल में कितना साल मैंने आपने अध्ययन किया है, और स्कूली शिक्षा के अनुमानित वर्ष शामिल होते हैं। मतलब आपने जो अध्ययन किया है और आपने अध्ययन करने वाले हैं, दोनों को मिलाकर तब आपका निकाला जाता है कि यह कितना आगे तक जाएगा, कितना विकास करेगा। और शिक्षा भी बहुत मायने रखता है। पहला जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा का है एजुकेशन, तीसरा का है प्रति व्यक्ति आय। आपको बता चुके हैं कि प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय को मापने का सबसे बेहतर तरीका है। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, यह लोगों के जीवन स्तर को मापने का बेहतर तरीका है। इसमें पता चलता है कि लोगों को आपस में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कितने संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। प्रति व्यक्ति आय में ही पता चलता है लोग अपनी संसाधनों को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या क्या करता है और कितने स्तर तक कर सकता है। आगे है एचडीआई की अगर बात की जाए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मान 0 से 1 तक के बीच में होता है। मतलब अधिकतम मान 1 होता है, न्यूनतम मान 0 होता है। मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि मानव विकास सूचकांक के अधिकतम वैल्यू कितना होता है? 1। जिसका 1 वैल्यू है वो बहुत बेहतर है, और जिसका 0 है वो बहुत ही समझ आइए खराब है, बेहतर ठीक नहीं है। 1 अच्छा माना जाता है। इसलिए जितना अधिक होता है उस देश का मानव विकास स्तर उतना ही बेहतर होता है। तो चलिए आगे अगर देखा जाए तो आगे मानव विकास रिपोर्ट, मतलब मानव विकास सूचकांक लाया गया, उसको मापने के लिए एक रिपोर्ट लाया गया। कब लाया गया? 2000 में लाया गया। कब लाया गया? 2000 में। देखिए 2002 में लाया गया, 2002 में लाया गया। ये कह रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट माना संयुक्त राष्ट्र विकास क्रम, मतलब यूएनडीपी कह रहा है, यूएनडीपी कह रहा है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित की जाने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट है। मतलब एक वार्षिक, मतलब साल में एक बार यह रिपोर्ट तैयार होता है। देश के मानव विकास का स्तर मूल्यांकन करती है और दुनिया भर में विकास के जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दा पर जानकारी प्रदान करती है। मतलब कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट जो है मानव का बेहतर जीवन जो जी रहा है उसको क्या करता है? आंकलन करता है। इस देश का जो है ना, किस देश का मानव विकास अच्छा है उसको प्रकाशित करता है एक रिपोर्ट के माध्यम से, और पता चलता है कि किस देश का बेहतर जीवन जीने का शैली बेहतर अच्छा हो, वहाँ संसाधन का उपयोग अच्छे तरीका से होता हो, वहाँ जो है ना आर्थिक क्रिया अच्छी तरीका से संपादित हुआ, वहाँ संसाधन के इस्तेमाल कम से कम किया हो, जरूरत के अनुसार किया हो।
तो यह मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट निकाला गया 2002 में। मानव विकास सूचकांक की कुछ महत्वपूर्ण बातें भी है। देश में रिपोर्ट को एसपीआई के आधार पर रैंक दी जाती है, मतलब यह देश को रैंक दिया जाता है कि आपका देश कितना रैंक पे है, समझ आइए, ताकि उस देश का बेहतर मानव विकास सूचकांक सुधार हो सके। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय जैसे कारकों को ध्यान में रखकर दिया जाता है रिपोर्ट तैयार। विश्लेषण की अगर बात करते हैं तो यह रिपोर्ट विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों का विश्लेषण करती है जो मानव विकास को प्रभावित कर सकता है, समझे। अगर सिफारिशें की बात करें, रिपोर्ट सरकार देती है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी सौंपती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में क्या आ जाएगा, यूएनडीपी आ जाएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम आ जाएगा, और अन्य हित धारकों को मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए, समझ जाइए, सिफारिश प्रदान की जाती है मेरे प्यारे साथियों। यह रिपोर्ट दुनिया भर के नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है जो मानव विकास के बारे में अधिक जानना चाहते हैं। तो मानव विकास के लिए एक बहुत सारे कंटेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। चलिए आगे अगर देखा जाए तो आगे है उपभोक्ता व्यय, मतलब कंज्यूमर एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वस्तुओं और सेवाओं पर परिवारों द्वारा किया गया कुल खर्च। मतलब मान लीजिए आपने जो कमाया, कमाने के बाद आपका जो इनकम, आपने जो इनकम किया, इनकम के बाद, जिस इनकम करने के बाद आपका जो परिवार पे खर्चा हुआ, परिवार चलाने के जो खर्च हुआ, समझ आइए, परिवार चलाने के जो खर्च हुआ, खर्च करने के बाद जो बचेगा कर रहा है, का मतलब होता है वस्तुओं और सेवाओं पर परिवार द्वारा किया गया कुल खर्च। मतलब परिवार पे जो खर्चा किए, जो खर्च किए आपने, जो जेबी से आपने पैसा कटवाया, अपने बैंक से जो पैसा कटवाया संसाधन को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, इसी को तो कहते हैं कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कहते हैं, मतलब उपभोक्ता व्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, उपभोक्ता व्यय कहते हैं। बहुत ही आसान है, मतलब आपने जो कमाया, उस कमाए हुए पैसे से अपने परिवार पे जो खर्चा किए, मतलब खर्च करने को ही हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता व्यय कहते हैं। अब महत्वपूर्ण बातें अगर देखेंगे, आर्थिक विकास, जब लोग अत्यधिक खर्च करते हैं, वे व्यवसाय को अधिक उत्पादन करने की आवश्यकता होती है, जिसमें आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। जो लोग अधिक खर्च करते हैं उनका जो है ना इनकम भी अधिक होता है। मान लीजिए जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा ना, वैसे वैसे आपका खर्च भी बढ़ने लगेगा। एक मूवी है, आप देखते होइएगा, 98-94 रुपया एक मूवी है बॉलीवुड में। वो मूवी देखिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1 रुपया कहाँ आपको खर्च करना है, 1 रुपया कहाँ बचाना है, और एक एक रुपया बचा, अगर आप एक एक रुपया बचाने की क्षमता रखते हैं तो समझ जाइए कि आप एक अच्छे व्यापार बन सकते हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। अगर आप रुपया बचाना सीख गए तो पैसा आपको इज्जत देगा, और आप पैसा को आप इज्जत नहीं कीजिएगा तो पैसा आपको इज्जत नहीं, पैसा आपको बर्बाद कर देगा, समझ आइए, आप बर्बाद हो जाइए, समझ आइए। रोजगार की अगर बात किया जाए तो अधिक उत्पादन के लिए व्यवसायों को, अधिक लोगों को काम पर रखने की आवश्यकता होती है, जिससे रोजगार बढ़ता है। जब रोजगार बढ़ेगा तो देश के राष्ट्रीय आय और देश के प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए ए व्यक्ति है, मान लीजिए ए व्यक्ति है, मान लीजिए ए व्यक्ति है, और ये व्यक्ति अभी क्या है, बेरोजगार है। क्या है, बेरोजगार है, लेकिन इसको कोई काम दे देता है, कोई सेठ इसको काम दे दिया, कोई सेठ पकड़ा गया इसको, और इसको काम मिल गया और 5,000 कमाने लगा, समझ आइए, महीना के 5,000 कमाने लगा। तो इससे क्या होगा, उसको रोजगार भी मिल गया, उसका काम भी निकल गया, वो भी कमा रहा है, ये भी कमा रहा है, और जो कमा रहा है, जो बेरोजगार व्यक्ति है, उसको रोजगार मिल गया, इसका जीवन स्तर बेहतर सही होगा, जीवन स्तर अच्छा होगा उसका। आगे जीवन स्तर, उपभोक्ता व्यय लोगों के जीवन स्तर को दर्शाता है कि यदि लोग अधिक खर्च करने में सक्षम है तो उनका मतलब है कि उनके पास अधिक डिस्पोजेबल आय है और वे बेहतर जीवन जी रहे हैं। मतलब जो अधिक खर्चा कर रहे हैं इसका मतलब कि वे अधिक कमा रहे हैं, और अधिक कमाएंगे तो वो अधिक खर्चा करेंगे अपने शरीर पे, अपने परिवार पे। जब अधिक परिवार पे खर्चा करेंगे तो उनका इनकम और अधिक आएगा, समझ जाइए। इससे क्या होगा, देश का राष्ट्रीय आय भी अधिक होगा और देश के विकास भी होगा। उपभोक्ता व्यय में भोजन, कपड़े, आवास,
परिवहन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और मनोरंजन जैसी सुविधाएं, वस्तु और सेवा पर खर्चा होती है। ई कपड़ा क्या है? उपभोक्ता है भाई, समझ आई। पेन भी क्या है? डिजिटल बोर्ड भी क्या है? सब उपभोक्ता में ही आता है, क्योंकि मैंने इस पे खर्च किया है 3.5 लाख रुपया। आगे है आधारभूत संरचना। ये लास्ट मेरा टॉपिक है, बहुत ही वीवीआई MVVI है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है वे सभी वस्तुएं या वे सभी संसाधन जो देश के विकास के लिए, सकारात्मक विकास के लिए सकारात्मक संसाधन का उपयोग करते हैं। ऐसे ही हम इसको ही हम क्या कहेंगे? आधारभूत संरचना कहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कहेंगे। मतलब सभी बुनियादी सुविधाएं और प्रणालियां जो किसी देश या क्षेत्र के विकास के लिए जरूरत होती है, यह एक तरह से अर्थव्यवस्था की नींव होती है, और इसे ही क्या कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना में विभिन्न प्रकार की जो है ना सेक्टर फैक्टर आता है। जैसे में देखिएगा, यहाँ रोड आएगा, एयरपोर्ट आएगा, पोर्ट्स आएगा, रेलवेज आएगा, एनर्जी आएगा, यूटिलाइज आएगा, एजुकेशन आएगा, हेल्थ केयर आ जाएगा, सोशल आएगा। मतलब ये सब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। मतलब वे देश के विकास के लिए, वे संसाधन का, देश के विकास या समाज के विकास के लिए जिन सारी संसाधन का उपयोग करना या जिन सारी संसाधन का बनावट करना, ही क्या कहलाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। मतलब हम रोड को, हाईवे रोड को बेहतर कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है। हम एयरपोर्ट को, मान लीजिए एक एयरपोर्ट है, एक एयरपोर्ट से 100 एयरपोर्ट करेंगे तो क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, मतलब देश विकास कर रहा है। पोर्ट्स की बात किया जाए, मतलब समुद्र में पहले 2 पोर्ट्स था, अब मान लीजिए 500 आ गया। इससे भी क्या हो रहा है? आयात निर्यात में बढ़ोतरी हो रहा है, जिससे देश क्या हो रहा है? देश का राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है। और आप समझ जाइए। रेलवे की बात किया जाए, आज इंडिया एशिया का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे जोन है, तीसरा सबसे बड़ा रेलवे फैक्टर जोन है। पूरा एशिया की बात करते हैं, पूरा एशिया में तीसरा सबसे बड़ा रेलवे जो है ना, रेलवे इंडिया के पास है, समझ जाइए। और रेलवे इतना देश में कोई नहीं कमाता है। मतलब एक दिन में रेलवे ने करोड़ों और अरबों का ट्रांजैक्शन होता है, एक दिन का। आप मुंबई में जाइएगा ना, न्यू दिल्ली से में जाइएगा, तो वहां रेलवे की जाल है, रेलवे की जाल। एक एक मिनट में रेल गुजरती है वहां पे। तो वहां से रेलवे खर्चा भी करती है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रेल को बेहतर बनाने के लिए। और जब रेल पे बेहतर बनाने के लिए रेल पर खर्चा किया जा रहा है, तो इनकम भी बहुत ज्यादा कमा रही है रेल। तो ये सभी क्या आएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आएगा। एनर्जी, आप देखिएगा पहले 10 साल पीछे जाइएगा तो गांव समाज में, ग्रामीण इलाका में मात्र 24 घंटा में 5 से 6 घंटा लाइन आता था। अब देखिएगा 24 घंटा में लगभग जो है ना, लगभग 23.5 घंटा लाइन तो रहबे करता है, समझ जाइए। तो ये सब हुआ। और एजुकेशन, पिछले 10 साल 15 साल पहले जाइएगा तो उतना एजुकेशन के प्रति कोई जागरूक नहीं था। अब जितना जागरूक होने लगा है, अब दलित, महादलित, जितने भी वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग, सब एजुकेशन के प्रति आकर्षित है और सब अपना बेहतर जीवन जीने के लिए एक बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के प्रयास में लगे। आगे हेल्थ केयर। देखिए, जीवन जीने के लिए एक हेल्थ का भी बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे जीवन में। अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं है, समझ आइए, हेल्थ सेक्टर ठीक नहीं है, तो समझ आइए आप एक बेहतर जीवन नहीं जी सकते। हेल्थ को बेहतर करने के लिए हेल्दी फूड्स भी आपको खाना पड़ेगा ना। आगे है सोशल वर्कर। सोशल वर्क में जैसे बगीचा हुआ, सामाजिक संगठन काम हुआ, समझ आइए। तो ये सभी सब इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आता है। आधारभूत संरचना में क्या क्या शामिल है? परिवहन में जैसे में सड़क, रेलवे, हाईवे, अड्डे और बंदरगाह शामिल है। ऊर्जा में अगर देखा जाए तो बिजली संयंत्र, तेल और गैस पाइपलाइन सब है। संचार में देखा जाए तो टेलीफोन लाइनें, मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट उपलब्ध है। पानी में देखा जाए तो बांध, नहरें और जल और आपूर्ति प्रणाली है। स्वास्थ्य में अगर देखा जाए तो अस्पताल, क्लिनिक और स्वास्थ्य केंद्र संबंधित है। शिक्षा में देखा जाए तो स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय सब जुड़ा हुआ है। ये सब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर का ही रूप है। ये सब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर का ही रूप है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों जरूरी है? आर्थिक विकास। देखिए, आधारभूत संरचना व्यवसायों को सुचारू रूप से चलाने और व्यापार करने में मदद करती है, जिससे आर्थिक विकास होता है, समझ आइए।
रोजगार की अगर बात करें तो रोजगार इसके निर्माण और रख रखाव में रोजगार के लिए अवसर प्रदान करता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मान लीजिए रोड बन रहा है तो रोड में 10-100 लोग काम करेगा तो 100 लोग को क्या मिला, रोजगार ना मिला। आगे है जीवन स्तर, यह लोगों को जीवन स्तर को बेहतर बनाती है, जैसा कि बेहतर स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक पहुंच जाता है और लोगों का बेहतर जीवन जीने की शैली बन जाता है। तो उम्मीद करता हूं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज के लिए विदा चाहता हूं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।